नमस्कार, ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी का स्वागत। हमारा आज का पाठ रहेगा कन्यादान, जिसके कवि हैं ऋतुराज। कन्यादान कविता में इस तथ्य को निरूपित किया गया है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बनाया जाना ही उसके लिए बंधन का कारण बन जाता है। इस कविता में माँ अपनी बेटी को परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है। समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी प्रतिमान गढ़ दिए जाते हैं, जो आदर्श के मुलमे में बंधन होते हैं। नारी की कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास छिपा रहता है। लड़की जैसा ना दिखाई देने में ही इसी आदर्शीयकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण उसे अंतिम पूंजी कहा गया है। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति भी है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति कवि की गहरी संवेदनशीलता अभिव्यक्त हुई है। पुरुष प्रधान समाज में स्त्री की जागृति का संदेश इस कविता में मुखरित हुआ है। कविता आरंभ करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख वांचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इस अंतरे में कवि कहता है कि लड़की के विवाह के पश्चात कन्या दान करते समय उसकी माँ का दुख अत्यंत प्रामाणिक या वास्तविक था। उसका दुख ऐसा था जैसे वह उसकी अंतिम पूंजी है, वो अपनी अंतिम पूंजी को दान दे रही है। भाव यह है कि बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होने के कारण उसकी आखिरी पूंजी के समान होती है। कन्यादान के समय माँ ऐसा अनुभव कर रही थी कि इसके जाने के बाद तो मैं एकदम अकेली हो जाऊंगी। लड़की को अभी दुनियादारी की समझ नहीं थी। वह अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, अर्थात उसके मन में सुखों की एक अस्पष्ट सी कल्पना तो थी, परंतु उसे दुख पड़ना नहीं आता था। वह तो धुंधले प्रकाश की कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ने वाली पाठिका थी, अर्थात लड़की में बहुत सीधापन था। अपने घर में उसे सुख ही सुख मिला था, इस कारण वह जीवन में दुखों से अनजान थी। उसने कभी जीवन में कुछ अनुकूल और रागात्मक, जैसे स्नेह से परिपूर्ण क्षणों का ही अनुभव किया था। सुख दुख भरे संपूर्ण जीवन में से वह अपरिचित थी। दूसरा अंतरा, मां ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। मां ने कहा, लड़की होना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। इस अंतरे में कवि कहना चाहता है कि कन्यादान के समय लड़की की मां ने उससे कहा कि तुम ससुराल में पानी में अपने मुखड़े की परछाई देखकर अपनी सुंदरता पर मोहित मत हो जाना। आग रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। अर्थात तुम ससुराल में घर गृहस्थी के कार्य करना, परंतु अत्याचार को सहन मत करना। वहां तुम स्वयं को दृढ़ रखना, कायर मत दिखना। कपड़े और गहने नारी जीवन के लिए बंधन के समान होते हैं। जिस प्रकार शब्दों के भ्रम मनुष्य को बांध देते हैं, भाव यह है कि स्त्री की सुंदरता और कोमलता उसे आत्म संतुष्टि तो देती है, परंतु
उसी सौंदर्य की आड़ में समाज उसके लिए आचरण संबंधी विशेष नियम कानून बना देता है। उसे आदर्श का नाम देते हुए नारी पर अनेक प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार लुभावने शब्दों द्वारा भ्रमित करके स्त्री को बंधनों में बांध दिया जाता है। सुंदर कपड़े और गहने जैसी सजावटी वस्तुएं वास्तव में स्त्री के जीवन में बंधन का ही कार्य करते हैं। सौंदर्य और कोमलता यदि स्त्री को गरिमा और महत्ता दे, तभी उसकी उपयोगिता है। यदि वही उसके लिए बंधन का कारण बन जाए, तो वह उसके लिए निरर्थक है। ऐसी सुंदरता पाकर प्रसन्न होना मूर्खता ही है। माँ अपनी बेटी से कहती है कि तुम लड़की होते हुए भी लड़की जैसा दिखाई मत देना, अर्थात स्त्री सुलभ सौंदर्य और कोमलता की स्वामिनी होते हुए भी तुम दुर्बलता प्रकट मत करना। समाज द्वारा नारी के लिए जो आदर्श बंधन के रूप में बनाए गए उनको स्वीकार मत करना। तुम लौकिक व्यवहार में सावधानी बरतना। तुम किसी भी प्रकार के शोषण का प्रतिकार मत करना। इस प्रकार इस कविता के माध्यम से माँ ने अपनी बेटी को कन्यादान देते समय समाज के शोषण के विरुद्ध, अत्याचार के विरुद्ध उसको सचेत करवाया है, उसको शिक्षा दी है। तो ये थी हमारी आज की कविता। धन्यवाद।